वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स सीआरपीसी की, जिसमें हम वन बाय वन पूरे सेक्शंस को डील करेंगे। हमारे पूरे सेक्शन के साथ जितने भी सीआरपीसी के हम लोग डील करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो सेशन होने वाला है वो सेक्शन 1 to 5 चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पूरे डेफिनेशन भी कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसका जो प्रियम्बल है, हर एक्ट में प्रियम्बल होता है फ्रेंड्स, बड़ा क्यों ना हो छोटा क्यों ना हो। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल है, वैसा हर एक एक्ट में प्रियम्बल दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रियम्बल से। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, किस लिए? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। कंसोलिडेट एंड अमेंड करने के लिए लॉ है रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो चलिए, हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट may be called Code of Criminal Procedure 1973. It extend to whole of India now, because after 370 abrogation, Article 370, now it extend to whole of India. Before abrogation of 370 article, we are know all Jammu and Kashmir is exception, but now after 2019 Article 370 deleted in this amendment, and thereafter it applicable to all article or act applicable to whole of India, not only CRPC. Okay, sorry, article deleted, okay, in 2019. So now it is extend to whole of India, provided that the proviso of this code other than those relating to chapter 8, 9, 11 therefore shall not apply। ये किस किस पे अप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड? होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल है, ये बता रखा है, लेकिन अप्लाई किस पे नहीं होगा? तो एक नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा और एक ट्राइबल एरियाज पे जो है अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई करा सकते हैं। कैसे? नोटिफिकेशन दे के ऑफिशियल गैजेट में अगर वो बोलता है कि ये जो ट्राइबल एरिया है इस पर एप्लीकेबल कराना है, तो वो अप्लाई करा सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है फ्रेंड्स। ओके, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया किसी पे भी, बोथ पर भी करा सकता है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें। ट्राइबल एरिया किसको बोलेंगे? मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 21st day of January 1972 वेर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम। आसाम के जो एरिया थे उसको ट्राइबल एरिया बता रखा है फ्रेंड्स। एज रेफर टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल में बता रखा है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर दैन दोज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ शीलिंग। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल दे रखा है फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल्स है उसमें से जो 6th शेड्यूल है उसमें इसका मेंशन कर रखा है, इसका जिक्र कर रखा है। इट शेल केम इन टू फोर्स ऑन, ये प्री का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कब एप्लीकेबल हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब इनेक्टेड हुआ हमारा सीआरपीसी? तो 1st day of April 1974। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रेंड्स डेफिनेशन का। डेफिनेशन का जो सेक्शन डील करता है, इसमें वेरियस डेफिनेशंस है जो सेक्शन 2A से लेके 2Z तक है, सॉरी 2X तक है फ्रेंड्स। इसमें जो डेफिनेशंस है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसको डील करते हैं फ्रेंड्स। वैसे सब देखते चलेंगे। फर्स्ट है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो दे रखा है सीआरपीसी का, उसके अंदर जो मेंशन कर रखे ऑफेंस है उसको बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे। और विच मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस। बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स? जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं या फिर किसी और एक्ट में बेलेबल बता रखे हैं वो हो गए। और बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे? बेलेबल को छोड़ के जो भी ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे फ्रेंड्स। कॉलम 5 में फर्स्ट शेड्यूल के प्रोवाइड कर रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, उसमें है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल क्या है फ्रेंड? जो ये फर्स्ट शेड्यूल बता रखा है ना, इस फर्स्ट शेड्यूल में क्या है पता है क्या? ऑफेंसेस अंडर लॉ अदर देन आईपीसी विच आर पनिशेबल। अब इसमें फर्स्ट शेड्यूल में आईपीसी के जितने भी होते हैं, इधर मेंशन कर देती हूँ मैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? आईपीसी के जितने भी क्राइम होते हैं वो मेंशन कर रखे हैं। तो उसमें जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि वो कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, वो हो गए पहले तो। ओके, एंड दूसरे कौन से हो गए फ्रेंड्स? पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट 3 year और मोर आर कंसिडर टू बी नॉन बेलेबल। अगर +3 year होती है पनिशमेंट किसी की तो क्या होगा फ्रेंड्स? नॉन बेलेबल कहलाएंगे। और अगर 3 year से कम होती है तो वो बेलेबल कहलाएंगे। -3 year +3 year
while offense punishable with less than 3 years of imprisonment are considered as to bailable offense. ओके फ्रेंड्स, इतना डिफरेंस है बेलेबल में और नॉन बेलेबल में. नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी, चार्ज. चार्ज इंक्लूड head of charge when the charge contain more head than one. A charge can be defined as precise formulation of the specific accusation made against a person. इसमें क्या होता है फ्रेंड, इट इज़ फ्रेम when a prima facie case is disclosed about commission of certain offense or offenses. ऐसा कभी डिस्क्लोज होता है, कोई भी ऑफेंस उसने किया है प्राइमा फेसिया, तो क्या होता है, चार्ज उसको उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है फ्रेंड. ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज क्या होता है फ्रेंड, द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज गिविंग नोटिस ऑफ द इसेंशियल फैक्ट विच द प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस टू स्टैब्लिश अगेंस्ट द अक्यूज इन ऑर्डर टू प्रूव द केस अगेंस्ट हिम सो दैट द अक्यूज में नॉट बी प्रिजुडाइज इन हिज डिफेंस. चार्ज में लिखा होता है कि उसने क्या किया है, उसको पता होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को उसको फाइट करने के लिए उसको उसके फैक्ट पता होना चाहिए. इसलिए वो चार्ज में जो होता है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो प्रोसिक्यूशन को या अक्यूज को डिफेंस करने के लिए उसके पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्ज लगे हुए हैं, तब वो कर पाएगा ना डिफेंड खुद को. इट इज़ फाउंडेशन ऑफ एक्यूजेशन इन क्रिमिनल ट्रायल. इट सेपरेट्स द इंक्वायरी स्टेज फ्रॉम द ट्रायल स्टेज. हमारे पास क्या होता है, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है जैसे हम सब जानते हैं, उसके बाद आता है इंक्वायरी एंड उसके बाद आता है ट्रायल. तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो तो पुलिस स्टेशन से होता है, और जब कोर्ट पे आ जाता है मैटर तो क्या होता है, इंक्वायरी होती है. बराबर फ्रेंड्स, इंक्वायरी होती है. अब इंक्वायरी को एंड कौन करता है, इंक्वायरी एंड होती है और ट्रायल स्टार्ट होता है. इसका जो प्रोसीजर है ये, तो चार्ज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इंक्वायरी कब ख़त्म होती है, जब चार्ज होता है अप्लीकेबल, चार्ज लग जाता है किसी इंसान पे, तो इंक्वायरी वहाँ ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, एंड ट्रायल जो है स्टार्ट हो जाता है. ट्रायल इज बिगिन, इंक्वायरी एंड आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज. ओके, नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस. सब क्लॉज सी means an offense for which an cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है. इसमें से जितने भी डेफिनेशन है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे से, तो नोटिस कीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स को. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी बेर एक्ट रीड करते समय अंडरलाइन कर सकते हो. मैंने इसमें कोई पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि बेर एक्ट अगर सामने होता है तो आपको भी इसका आइडिया आएगा कि बेर एक्ट किस तरह से रीड करते हैं. ओके फ्रेंड, चलिए तो क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले में 2C में और 2I में नॉन कॉग्निजेबल भी आगे दे रखा है लेकिन साथ में नहीं दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स. ओके, जस्ट अ मिनट. 2I में हम लोग देखते हैं C, ये हो गया हमारा क्या था, C कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट. आगे चलते हैं EFGHIJKL. एल में दे रखा है फ्रेंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स एन केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. कॉग्निजेबल ऑफेंस में अथॉरिटी होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. नॉन लिखा है मतलब नो विदाउट वारंट. ओके, नो अरेस्ट विदाउट वारंट. और जहाँ पर सिर्फ कॉग्निजेबल है वहाँ पे अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट. ओके, हमारा C हो गया. अब हम देखते हैं हमारा D, कंप्लेंट. इसके अंदर थोड़े और डीप में अगर जाना चाहे तो जा भी सकते हैं हम लोग फ्रेंड. 2L नॉन कॉग्निजेबल दे रखा है. इसके अकॉर्डिंग में ना फ्रेंड्स और एक आता है सेक्शन 156(1). सेक्शन 156(1). ओके, सेक्शन 156(1) क्या बोलता है फ्रेंड्स, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ओके, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस. द सेक्शन मेक इन एक्सप्रेसली क्लियर दैट कॉग्निजेबल केस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. इसमें विदाउट अरेस्ट कर सकते हैं. कॉग्निजेबल केसेस में क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. सेम एज 156(1) ऑफ सेक्शन CRPC में क्या बोल रखा है कि विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करा जा सकता है कॉग्निजेबल केस को, कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट.
इन्वेस्टिगेट। ओके, सेम ही है। और उसमें जो एल है हमारा नॉन कॉग्निजेबल, उसमें क्या है उधर ही जाके बताती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। उसका सेक्शन कौन सा आता है वो भी हम लोग साथ ही देख लेते हैं। सेक्शन 1552, सेक्शन 155 सब क्लॉज 2 में दे रखा है फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच ए केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। इसमें नो अथॉरिटी टू अरेस्ट है विदाउट वारंट, सेम एज अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं करता है तो विदाउट ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये बोलता है सेक्शन 155(2) ऑफ CRPC। ऑन द पॉइंट ऑफ अरेस्ट इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस रेफरेंस में बी मेड टू सेक्शन 41। इसका रेफरेंस कहाँ लगता है फ्रेंड्स? सेक्शन 41 में लगता है, जहाँ अरेस्ट के प्रोविजन दे रखे हैं फ्रेंड्स। पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, क्या बोलता है सेक्शन 41, एक सेकंड, सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1 है फ्रेंड्स, वो भी इससे डील करता है। जितने भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल से डील करते हैं सेक्शन, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको याद रह जाए कि कौन से सेक्शन डील करते हैं। तो इसमें जो 41 का 1 है वो डील करता है फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट द वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, ये भी सेम इसमें बोल रखा है फ्रेंड्स सेक्शन 41(1) में। एंड सेक्शन 41(2) में क्या बोल रखा है फ्रेंड्स? नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बता रखा है, अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। उसमें क्या कर सकता है? नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल केस शैल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट और ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, वो 14(2) में बता रखा है, जो हमारा एल में है उस साइड। फिर से एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ। ओके, सेक्शन 41(2), तो ये सब रिलेटेड थे फ्रेंड्स कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से। अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 2C रीड विद सेक्शन 41, इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट सेक्शन 156(1), इंफॉर्मेशन इन इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 कॉमनली कॉल्ड FIR, जो इसी में आता है फ्रेंड्स। कॉग्निजेबल लेने के बाद क्या होता है? FIR दर्ज होता है। तो FIR कहाँ में आता है? सेक्शन 154 में आता है। ये भी एक कनेक्टेड सेक्शन जाता है इससे, 154। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होगा फ्रेंड्स? नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 2L रीड विद सेक्शन 41(2), कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, सेक्शन 155(2) रिलेटेड होता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 155 कॉमनली कॉल्ड एज NCR। नॉन इसमें क्या होता है? FIR होता है और उसमें NCR होता है फ्रेंड। चलिए, इसका पूरा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल से जितना भी रिलेटेड सेक्शन था मैंने सब डील कर दिया फ्रेंड। इसमें एक और बात लास्ट बची है फ्रेंड, सिर्फ जो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज इक्वल टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज इक्वल टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस फ्रेंड। एंड नॉन कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल इक्वल टू नॉन कॉग्निजेबल। मीन्स अगर दो ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल है एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो कंसिडर किया जाएगा उस मैटर को कॉग्निजेबल केस की तरह, लेकिन बाकी में जो है उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, इसलिए मैंने ले लिया फ्रेंड्स। ये कॉलम 4 में बताया गया है फ्रेंड क्लासिफिकेशन जो है, जो फर्स्ट शेड्यूल के। ओके, अब हमारा हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सब सेक्शन D, कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, not police officer, to a magistrate, with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है कंप्लेंट के डेफिनेशन में। ये हमको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस after investigation, okay friend, the commission of non cognizable offenses shall be deemed to be complaint। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं फ्रेंड्स, वो डीम टू भी क्या माना जाता है? कंप्लेंट माना जाता है। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to the
कंप्लेनेंट। और जो जिस पुलिस ऑफिसर को दी जाती है कंप्लेंट, एनसीआर दी जाती है 155 में, तो वो क्या होती है फ्रेंड, वो जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है वो पुलिस ऑफिसर क्या कहलाता है, कंप्लेनेंट। बिकॉज एफआईआर जब होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉग्निजेबल केस होता है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हो जाता है, तो वहाँ पर नीड नहीं पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जाता है आगे कोर्ट में। लेकिन 155 में जो एनसीआर होती है, जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस की होती है, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की तो हो ही नहीं सकती। तो पुलिस ऑफिसर क्या करना पड़ेगा, जब कंप्लेनेंट कोई लेकर जाएगा अपनी फिरियाद पुलिस ऑफिसर के पास, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एज अ एनसीआर लिख लेगा उसका। और अगर कंप्लेंट केस चलाना होगा तो एज अ कंप्लेनेंट पुलिस ऑफिसर जो वो खुद कंप्लेनेंट हो जाएगा, जो कोर्ट को बता रहा है। एंड देन उसके बाद से क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी उसकी, तो उसको भी क्या बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे। और इसमें क्या नहीं आता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट बन रहा है कब, एनसीआर के मैटर में। लेकिन उसका जो पुलिस रिपोर्ट होता है एफआईआर के बाद जो दर्ज होता है, ये एफआईआर के बाद जो दर्ज होता है वो होता है पुलिस रिपोर्ट। इसलिए इसमें से एक्सक्लूड क्यों किया गया है फ्रेंड्स कंप्लेंट में से, किंतु वो एफआईआर में मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। इसलिए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आने के बाद जो रिपोर्ट फाइल होती है पुलिस की, उसको 154 में जाएगा, तो वो कंप्लेंट में नहीं आएगा। कंप्लेंट कब होती है फ्रेंड्स, जो कंप्लेनेंट करता है, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए याद रखिए फ्रेंड्स, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है, रिपोर्ट मेड, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट, ओके, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। वो कंप्लेंट होती है, वो भी मैंने जो बताया एक्सप्लेन किया वही है फ्रेंड, और ये कंप्लेनेंट कहलाता है। वो एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड। इसेंशियल क्या होते हैं फ्रेंड्स, वैलिड कंप्लेंट के एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन। इसे इसेंशियल क्या है फ्रेंड्स, अबाउट द कमीशन होना चाहिए एलिगेशन, अबाउट कमीशन, जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो वो वाले एलिगेशन। ऑफेंसेस में बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन, ऊपर हमने देखा नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो। थर्ड इसका जो है एसेंशियल क्या है फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट को होना चाहिए, मेड टू अ मजिस्ट्रेट। फोर्थ एसेंशियल है इसका, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, टेकिंग एक्शन, ओके। 5 एसेंशियल है इसका जो है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगा। ये इसके 5 जो है नॉट अ पुलिस रिपोर्ट इज अ 5 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस सेक्शन फ्रेंड। इतने भी हमको याद रहते हैं तो हमारा जो है एमसीक्यू के कौन से भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लेनेंट में भी मेड ओरल और इन राइटिंग, नो पर्टिकुलर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, ओके फ्रेंड्स, कोई फॉर्मेट की नीड नहीं होती है इसमें। डीम कंप्लेंट किसको बोला जाएगा, इसमें एक फ्रेंड दिया हुआ है कि डीम कंप्लेंट किसको माना जाएगा। सो जनरल प्रोविजन क्या है, इज दैट कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2D of the code, it after investigation it is disclosed that the offense is a non-cognizable, then the report of the police officer will be deemed to be a complaint। जब एफआईआर होती है फ्रेंड्स, इसमें आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर 154 में कोई कॉग्निजेंस लिया जाता है और फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लगता है कि वो कॉग्निजेबल है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनको ऐसा फील होता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, तो वो ऑफेंस को जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, कोर्ट में लिया जाता है, तो उसको कंप्लेंट बोला जाएगा, उसको ऑफेंस नहीं बोला जाएगा। जबकि ये रिपोर्ट ही होगा, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फाइल कर रहे तो ये तो रिपोर्ट हो गया। ये एक्सप्लेनेशन में क्यों डाल रखा है, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट को डिलीट कर रखा है ना, रिपोर्ट नहीं इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो फाइल करते हैं वो तो पुलिस रिपोर्ट हो गया, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट भी पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगा अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये डिस्क्लोज होता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, तो वो कंप्लेंट कहलाएगा एंड वो पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट ही कहलाएगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन बोलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वो है हाई कोर्ट, सब क्लॉज ई। ये कॉमन है फ्रेंड्स, इट मीन्स रिलेटिंग टू स्टेट, एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। यूटी, रिलेशन टू यूटी में जुडिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का, फर्स्ट स्टेट ऑफ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ ऑफ द हाई कोर्ट। रिलेशन टू एनी अदर यूटी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होता है हाई कोर्ट फॉर द टेरिटरी अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जहाँ अदर दैन सुप्रीम कोर्ट जहाँ होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है क्रिमिनल अपील का फ्रेंड, हाई कोर्ट। इंडिया मीन्स अ टेरिटरी विच दिस कोड एक्सटेंड, इट इज़ इंडिया। नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स 2G में है, एवरी इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल, ट्रायल के
अलावा जो भी होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, इंक्वायरी होती है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। और ट्रायल इंक्वायरी कौन किया करता है फ्रेंड्स, ये कोर्ट और मजिस्ट्रेट करता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर करती है, जो हमारे नेक्स्ट इसमें है फ्रेंड। पुलिस ऑफिसर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड होता है इंक्वायरी, थर्ड होता है ट्रायल फ्रेंड्स। तो ट्रायल को छोड़ के जो इंक्वायरी की जाती है उसको इंक्वायरी बोला जाता है, और किसके बिहाफ में की जाती हो, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के बिहाफ में की जाती है, उसको बोला जाता है। इसका पर्पस क्या है फ्रेंड, द बेसिक पर्पस ऑफ इंक्वायरी इज टू असर्टन ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर द कोड। क्या इंक्वायरी क्यों की जाती है फ्रेंड, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी, कि उसमें कुछ गलत है क्या, कुछ फॉल्स है क्या, उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, ये देखने के लिए ये एक पर्पस इसका इंक्वायरी का माना जाता है। जब ट्रायल बिगिंस होता है, इंक्वायरी स्टॉप्स हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, ट्रायल बिगिंस, इंक्वायरी स्टॉप। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 to 1010 और सेक्शन 125, 133, 144, 145, 147, 148, 202, 340 of IPC of CRPC have been held to be इंक्वायरीज। वो स्पेसिफिकली इंक्वायरीज किस में कौन से सेक्शन में मेंशन कर रखी है, वो सेक्शन बता रही थी फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली आपको लिख देती हूँ। ये जो सेक्शंस है फ्रेंड्स, इसमें स्पेसिफिकली इंक्वायरी डिफाइन कर रखी है, मतलब इंक्वायरी का जिक्र कर रखा है। 125, 133, 144, 147, सॉरी 144 टू डायरेक्ट लेते हैं, 144 टू 148, 202 एंड 340। ये जो सेक्शंस है फ्रेंड सीआरपीसी के, ये हेल्ड टू बी इंक्वायरीज, इंक्वायरीज से हेल्ड करते हैं। ओके, हेल्ड टू बी इंक्वायरी। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा एच, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या मकसद है इन्वेस्टिगेशन का, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर दैन द मजिस्ट्रेट। इसमें मजिस्ट्रेट नहीं आता है, अदर दैन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मजिस्ट्रेट के बिहाफ में जो होता है, पहले होता है इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट होता है, देन इंक्वायरी होता है। और कौन करता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए होता है इसका पर्पस, और पुलिस ऑफिसर करता है अदर देन मजिस्ट्रेट, वो होते हैं इन्वेस्टिगेशन। Okay, it must be noted here that investigation is not conducted by the magistrate. Okay, however, certain circumstances, magistrate may authorize any person other than the police officer to conduct an investigation, but वो खुद नहीं कर सकता है। Judicial proceeding. Judicial proceeding means include any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Judicial proceeding legally taken on oath, oath लेते हैं ना कोर्ट में, और जो भी oath के ऊपर एविडेंस फाइल होते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट का कौन सा होता है वो बताया गया है सेक्शन में सिर्फ। इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस कोर्ट एंड सच लोकल एरिया में बी comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। क्योंकि लोकल एरिया जुरिस्डिक्शन का जो भी होता है, एक्सरसाइज करता है वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, उसको लोकल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर, सब क्लॉज के मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स डिक्लेयर इन सेक्शन 8 ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। और सेक्शन 8 क्या बोलता है फ्रेंड्स मेट्रोपॉलिटन एरिया का, एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन। 1 मिलियन से ज़्यादा जहाँ की पॉपुलेशन होती है उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड, उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ओके, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने देख लिया, 3 सेक्शन कनेक्टेड होते हैं, सेक्शन 41 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 155 सब क्लॉज 2, और इसमें इन नॉट इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड नो अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ विदाउट वारंट। नेक्स्ट है हमारा सब सेक्शन सब क्लॉज एम सेक्शन 2 का नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश होते हैं उसको नोटिफिकेशन बोला जाएगा। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल, इसकी सज़ा होती है बाय एनी लॉ, कौन से भी लॉ में, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, इसको ऑफेंस बोला जाएगा।
जिसको ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन कर रही हो फ्रेंड, नहीं तो हम फास्ट चलते हैं। ओ है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ओ याद रखने के लिए फ्रेंड्स, सब क्लॉज ओ में ओ। ये भी पूछा जाता है कौन से सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में कौन सा ऑफेंस या कौन सा डिफिनेशन दे रखी है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी आप याद रखिएगा। ओ से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसकी एक ट्रिक भी है फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में दे रखी है डेफिनेशन की, जो ट्रिक किस तरह से रिमाइंड करना है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस, या वो अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है किस ग्राउंड पे, इलनेस के ग्राउंड पे, और अदर कोई भी कॉज होगा उसका, अदर कॉज, परफॉर्म हिज ड्यूटी द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन, जो प्रेजेंट है वो स्टेशन पे, स्टेशन हाउस, हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर and is above the rank of constable when the state government so directs any other police officer so present। कोई पुलिस ऑफिसर अदर जो होता है वो भी उसके बिहाफ में कर सकता है। प्लेस इंक्लूडिंग अ हाउस, हाँ ये भी बनता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। हाँ प्लेस कौन सा क्या क्या इंक्लूड करता है प्लेस में, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। क्वेश्चन में क्या आएगा, प्लेस इंक्लूड्स ए हाउस, बी बिल्डिंग, या हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, या फिर आएगा बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। तो याद रखना है क्या है, 1 2 3 4 5 जितने हैं प्लेस में, कौन से प्लेस आएंगे, पूरे 5 प्लेस आएंगे। और कौन से प्लेस आएंगे, HBTVV। ये जो मुझे ट्रिक नहीं है कोई, बट ऐसा फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है मैंने खाली उसका, तो इस तरह से 2V आएंगे, B आएगा, HT आएगा, ये 5 जो है प्लेस में इंक्लूड हो गया, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल। प्लीडर कौन होता है, व्हेन यूज्ड विथ रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। प्रोसीडिंग जो होते हैं कौन किसी भी कोर्ट में, मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाय और अंडर एनी लॉ, ऑथराइज होता है जो किसी भी लॉ में, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, जो बार काउंसिल का एग्जाम क्रैक करता है, और वो प्लीडर जो होता है वो एग्जाम होने के बाद वो किसी भी कोर्ट में एलिजिबल होता है प्रैक्टिस करने के लिए। वो पर्सन इंक्लूड्स एनी अदर अपॉइंटेड विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। जो प्रैक्टिशनर होता है वो, और कौन होता है इंक्लूड फ्रेंड इसमें, एनी अदर अपॉइंटेड, परमिशन ऑफ द, किसी को भी अगर कोर्ट के परमिशन से अपॉइंट किया जाता है तो वो भी एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, उसको भी क्या प्लीडर बोला जाएगा फ्रेंड। पुलिस रिपोर्ट, जो हमने पुलिस रिपोर्ट ऊपर देखी फ्रेंड्स, जो FIR होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट कंप्लीट तैयार करके दाखिल करती है कोर्ट में, वो होती है पुलिस रिपोर्ट। मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। देखिए कौन करता है, फॉरवर्ड करता है पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 173। सेक्शन 173 में बता रखा है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। ऑफेंस, ओके। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी लोकल एरिया जो होता है वो इंक्लूड किया जाता है, उसको बोला जाता है पुलिस स्टेशन। ओके फ्रेंड, पुलिस रिपोर्ट हमने देख लिया, पुलिस स्टेशन हमने देख लिया, जुडिशल रिपोर्ट ऑफेंस देख लिया हमने। अब आया हमारा प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस कोड, और ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 424 में जो पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। एंड इसमें इंक्लूड क्या होता है, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूशंस डायरेक्शन, इनके अंडर में जो काम करता है उसको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जा सकता है। सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीजन होता है उसको बोला जाता है। समन्स केस, अब यहाँ W में है फ्रेंड्स समल केस, और डेक्स में है वारंट केस। ये दोनों हम लोग देखते हैं, ये बाद में अमेंडमेंट से आया था विक्टिम फ्रेंड्स। समन्स केस क्या होता है, मीन्स ए केस रिलेटिंग टू अ ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। जो वारंट केस नहीं होता है वो समन्स केस कहलाता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 2 का सब क्लॉज W। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस। समन्स केस एंड वारंट केस का जो डिफरेंस होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस पे होता है फ्रेंड। देन होता है वारंट केस मीन्स केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। 2 years से ज़्यादा जो होते हैं वो वारंट केस में जाते हैं फ्रेंड्स, और -2 year जो हो गए वो समन्स केस में जाएंगे सीधा। ओके, एंड लास्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन WA विक्टिम। ये इंसर्ट हुई थी फ्रेंड CRPC की जो अमेंडमेंट हुई थी 2008 की अमेंडमेंट में बहुत सारे एडिशन हुए थे CRPC IPC में, हम लोग जानते हैं। उसी में से
ये एक अमेंडमेंट थी 2008 की, जिसके बाद ये जो सब क्लास है वो ऐड किया गया था। और ये क्लास क्या बोलता था फ्रेंड्स, विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी। उसने क्या किया है, सफ़र एनी लॉस और इंजुरी caused by a reason of the act or omission for which accused person has been charged, and the expression victim includes, इसमें मेन क्या है फ्रेंड्स, इसमें इंक्लूड क्या होता है विक्टिम के डेफिनेशन में, हिज और हर गार्डियन और लीगल हेल्थ। ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। विक्टिम में कौन कौन आता है, जो खुद विक्टिम होती है वो होती है, जिसको इंजरी होता है, जो लॉस सफ़र करती है किसी के एक्ट से, और उस एक्ट पे जो चार्ज लगा गया है, वो चार्ज जिस वजह से लगा है, जिस एक्ट की वजह से, वो एक्ट जो होता है वो सफ़र जो करता है वो एक्ट के ऊपर, जो विक्टिम, वो विक्टिम इसमें आएगा। एंड इसमें इंक्लूड और कौन हो सकता है, विक्टिम, अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है देन उसके गार्डियन और लीगल हेल्प भी जो हो गए विक्टिम के डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। ये बताता है हमारा WA का विक्टिम का डेफिनेशन। चलिए लास्ट हमारा कौन सा रहा फ्रेंड, वाई। Words and expression used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meaning respectively assigned to them in that code। जहाँ पर मीनिंग इसमें दे रखी नहीं है फ्रेंड्स, डिफिनेशन में डिफाइन कर रखा है और IPC में डिफाइन कर रखा है, तो वो रिस्पेक्टिवली सेम ही माना जाएगा, ऐसा बोलता है डेफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसमें कमेंट्स वगैरह में तो नहीं अभी तो हमने डेफिनेशन 3 और 4 देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो एक कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। 5 तक देख लेते हैं हम लोग, तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गए हमारे पूरे फ्रेंड्स। अभी हमारा जो सेक्शन 2 हो गया, 3 और 4 जो बाकी रहा है, और 5 छोटे से सेक्शन है, उसको सिर्फ देख लेते हैं हम कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो वो क्या होगा हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा एक चैप्टर पूरा ख़त्म करने के लिए। चलिए आप इसमें देख सकते हैं केस लॉज भी मैंने डाल रखे हैं, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। और डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट राजस्थान being a public prosecutor is competent to present an appeal to high court from order of acquittal। स्टेट ऑफ राजस्थान में बताया गया था। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको बताया जाता है वो भी बताया गया था मध्य प्रदेश के केस में। अब हमारा सेक्शन 3 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस बताता है फ्रेंड। इन दिस कोड एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस the context otherwise requires in relation to an area outside a metropolitan area as a reference to judicial magistrate, in relation to metropolitan area as referred to metropolitan area। आउटसाइड का जो एरिया होता है मेट्रोपोलिटन का वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है, और मेट्रोपोलिटन के जो अंदर का एरिया होता है जिसको मेट्रोपोलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया है एज पर अवर डेफिनेशन, वहाँ पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो काम करता है फ्रेंड। Any reference to a magistrate of a second class shall in relation to an area outside a metropolitan area be construed as a reference to a judicial magistrate of the second class, and in relation to a metropolitan area as reference to a metropolitan magistrate। ओके फ्रेंड्स, और ये मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कितने क्या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, हमारा जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इनका जुरिस्डिक्शन कितना होता है, ये भी आगे हमारे कोड में दे रखा है। हम आगे देखते हैं इसको साथ साथ जब हमारा उसके बाद हम उसके ऊपर चलेंगे। सी क्या बोलता है हमारा सब क्लॉज, एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल इन रिलेशन टू अ मेट्रोपोलिटन एरिया बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू अ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन दैट एरिया। सेम बात बताता है, इन रिलेशन टू एनी अदर एरिया बी कंस्ट्रूड अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन द एरिया। सेम बात बताता है, एनी रेफरेंस to the Chief Judicial Magistrate CJM shall in relation to metropolitan area be construed as a reference to the Chief Metropolitan। जहाँ अपने पास होता है CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो मेट्रोपोलिटन एरिया में क्या होगा फ्रेंड, CMM होगा, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, उसकी जुरिस्डिक्शन में काम करता है। इतना ही बताया गया है इसमें। इन दिस कोड अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस टू द कोड of the judicial magistrate shall in relation to metropolitan area be construed or reference as the court of metropolitan for that area। इसके अलावा कहीं बोल रखा है तो ये माना जाएगा, अदर वही होगा। अनलेस कंटेस्ट, अगर अनलेस किसी के बता के नहीं रखा है रेफरेंस टू इनैक्टमेंट पास बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल बी कंस्ट्रूड टू रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास JMFC। जनरली अभी जो प्री की एग्जाम होने वाली है JMFC की, वो जो JMFC है ये फ्रेंड वो ओके। टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, और द थर्ड क्लास हमारे पास कोई प्रोविजन दे नहीं रखी है फ्रेंड्स, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होते हमारे पास। सुनने में भी कितना बुरा लगता है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट।
सेकंड क्लास तक ही हमारे पास दे रखा है। शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास होता है मजिस्ट्रेट फ्रेंड, और उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास आता है। उसका पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन हम आगे देखते हैं। टू अ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट भी होता है और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी होता है फ्रेंड। शैल बी कंस्टिट्यूट अ रेफरेंस ऑफ रिस्पेक्टिवली टू अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन लोगों के ऊपर कौन होता है? ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते हैं फ्रेंड। टू एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or of the second class in relation to such area shall be constituted as a reference to a metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area। ये सब वही बता रखा है फ्रेंड्स, इसका आपने को कोई ज़्यादा एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स है वो नहीं है। तो हम हमारे सेक्शन 4 पे चलते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंस एंड अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉ। इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स? सेक्शन 4 CRPC का बोलता है इट्स एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर IPC। IPC के अंदर कौन से सेक्शंस दे रखे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्राइड होगा, अदरवाइज डीलिंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ हियरिंग कंटेम्प्ट। तो कैसा होता है फ्रेंड? इसमें दो प्रोविजन, सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है? ऑफेंसेस अंडर IPC जो हो गए उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, ट्रायल चलाया जाएगा इन अकॉर्डेंस विथ CRPC। ओके, उसका सब क्लॉज 2 क्या बोलता है फ्रेंड्स? ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ, एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, inquired, tried and otherwise dealt according to provision and subject to any enactment for time being in force, regulated manner of a place of investigation, inquiry, trial, otherwise dealing with such offences। इसमें क्या है फ्रेंड? सेम है, ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ आता है, इन्वेस्टिगेशन आएगा, इंक्वायरी आएगा और ट्रायल आएगा। इसमें 2 रूल होते हैं, मगर जनरल रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू CRPC चलेगा। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो है ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, एक तरह से दिए वाला। और एक्सेप्शन क्या बताता है हमारा? ये सब्जेक्ट टू एनी अदर इनैक्टमेंट रेगुलेटिंग मैनर, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। ये एनी अदर लॉ, CRPC के अलावा किसी और एक्ट में अगर प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरह से रन होगी, तो स्पेशल लॉ प्रिवेल होता है हमेशा जनरल लॉ पे। तो उस हिसाब से जो अदर लॉ होगा उसमें जो प्रोसीडिंग दे रखी है वो प्रिवेल होगी फ्रेंड्स। इतना ही बताता है हमारा सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2। ओके फ्रेंड, ओके सेक्शन 5 है हमारा। फिर उसके बाद सेविंग क्लॉज है ये लास्ट वाला आज के। इसके बाद हम लोग सम अप करते हैं हमारा नेक्स्ट से। हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड वाला वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सेविंग नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्म और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूटिव विक्टिम फैमिलीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ भी करके रखा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है इसमें? अदर इनैक्टमेंट्स विच प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय CRPC इफ सच स्टेटस स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर द एप्लीकेबल प्रोसीजर विच डेरोगेट फ्रॉम द कोड। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डज नॉट अप्लाई टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन सेक्शन 4(2)। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है फ्रेंड्स? इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो अप्लीकेबल नहीं करता है क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीजर को। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रेंड्स वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, खुद के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सकते हैं, प्रोसीडिंग चला सकते हैं, उनका वो अधिकार है फ्रेंड्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था हमने, याद होगा आपको। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नॉट अप्लीकेबल फॉर CRPC। ओके फ्रेंड्स, and thus इसमें both section clearly provide that for offence punishable under IPC or CRPC shall be applicable, but if there is any special law or local law, a special procedure or power confirmed by any other law, such law, procedure और power shall be applicable। प्रिवेल होगा स्पेशल लॉ जो भी होगा। तो इतना ही बताता है, स्पेशल जो होगा स्पेसिफिक प्रोविजन वो प्रिवेल होगा, और अब्सेंस होगा अगर कोई स्पेसिफिक नहीं होगा तब तो हमारा कोड है ही अप्लीकेबल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम चलते हैं अपने सफ़र पे, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो मॉन्स्टर सब्जेक्ट है, जो वास्ट सब्जेक्ट है, CRPC, CPC, जितने भी हमारे IPC, ये सबको हम एक साथ धीरे धीरे डील करते चलेंगे। प्लीज़ शेयर टू माई चैनल and subscribe to my channel. Please like to and comment to my channel. Thank you so much for having with me. Bye bye.